नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। वक्फ संशोधन बिल पर इस वक्त भी लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। बताएंगे इस बिल से जुड़ी वो तमाम अहम जानकारी जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ दिखाएंगे दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल 2025। सरकार ने कहा वक्फ के तहत गरीबों की भलाई के लिए नहीं हुए काम। नए विधेयक से गरीबों को मिलेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार। विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक। कहा संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नहीं होगी नियुक्ति। सरकारी संपत्ति के दान पर भी रोक। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जमकर चले सियासी तीर। विपक्ष ने कहा वक्फ की संपत्ति को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है सरकार। बीजेपी ने कहा विधेयक का संबंध धर्म से नहीं संपत्ति से। विपक्ष कर रहा वोट बैंक की राजनीति। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर लगी संसद की मुहर। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी किया पास। सरकार ने कहा अब भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का रखा जाएगा पूरा लेखा जोखा। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर कल रवाना होंगे पीएम मोदी। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया जाएगा। और सबसे अहम जो जानकारी है वो आपको दे दें। बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा कि यह मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ यह बिल, यह मामला नहीं है, यह बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। क्या कुछ हुआ इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। सुबह से ही तय था कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई होगी। सुबह से माहौल में सरगर्मी थी। लोकसभा में 12 बजे के करीब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम बिल पेश करने के लिए पुकारा। विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और बिल पेश होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जबरन थोप रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके आग्रह पर ही जेपीसी बनी थी और बिल कैबिनेट से मंजूरी के बाद आया है। You are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए किरेन रिजिजू को बिल पेश करने के लिए कहा। संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल किसी भी मस्जिद या धार्मिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ये वक्फ की संपत्ति को पारदर्शी व्यवस्था के तहत लेकर आता है। रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस विधेयक पर देश को गुमराह कर रही है।
वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिजिजू ने बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वही क्लेम कर सकता है जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म का पालन करता हो। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाह, गैर मुस्लिम और महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। कुल 22 सदस्यीय वक्फ बोर्ड समिति में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड में 3 सांसद सदस्य होंगे जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों का निराकरण इस बिल के माध्यम से होगा। रिजिजू ने साफ किया कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो संपत्तियां प्रभावित नहीं होंगी। रिजिजू ने इस मामले में कांग्रेस की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार ये बिल नहीं लाती तो देश की संसद भी वक्फ की होती। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। किरण रिजिजू ने पूरे विस्तार से विधेयक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। यानी सरकार की मंशा विधेयक के जरिए गरीब मुसलमानों का कल्याण करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो रही है। इस वक्त भी हो रही है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ में सुधार और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आएगी, तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया और उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जेपीसी ने आवश्यक विचार विमर्श नहीं किया और सरकार ने असंवैधानिक अल्पसंख्यक विरोधी बिल पेश किया है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से सरकार का पक्ष रखा और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का संबंध धर्म से नहीं, संपत्ति से है और विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया और कहा कि भाजपा सरकार वक्फ की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। वहीं भाजपा की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में एक कानून, एक संविधान होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही तय होगी। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है। उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। चर्चा के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों की नजर भाजपा के सहयोगियों, खासकर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी पर भी थी। इन सभी ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में,
जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। Our party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth and the downtrodden, madam. Madam, there is a need to take care of welfare and the upliftment of the lives of the minorities. बिहार में इस वक्त पिता पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोकसभा के सदन में कहा था 2010 में कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, इसको बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। पूरे दिन चर्चा चलती रही और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने अपने अपने तर्कश से खूब सियासी तीर चलाए। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने पर मुस्लिम समुदाय में काफी उत्साह देखा गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस पूरे समुदाय में काफी उत्साह देखा गया। समुदाय के लोगों ने देश भर में आतिशबाजी कर जश्न मनाया और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी और यह कहा कि अल्पसंख्यकों के हित में यह एक बड़ा कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां संसद में बहस हो रही है, तो वहीं लोगों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देश भर के ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि लोगों ने वक्फ में किए जा रहे सकारात्मक सुधार को लेकर खुशी का माहौल है। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचे और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं मुस्लिम महिलाएं मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए, हाथों में गुलाब का फूल लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई। मोदी जी शुक्रिया के पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुंबई में बिल पेश किए जाने की खुशी में संशोधन के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर की। मुंबई के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आम मुसलमानों के हित में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये बिल आने से इन गरीबों को मिलेगा हक, उनका जो हक है वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे वो मिलेगा। मोदी जी दिला रहे हैं ये बिल, और ये पहले आना था, ये तो काफ़ी लेट आया लेकिन अच्छा आया। ये समर्थन है, हम लोगों को इस बात की खुशी है, मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी ये पार्टी है बहुत सी है ना, लड़वाने का किस्सा कर रही है, मगर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई सी भी पार्टी नहीं कर सकती है। कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैगी और जब ये आएगा तो इसलिए स्कूल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे और इस चीज़ से गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ये विधेयक मुसलमानों के हित में साबित होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो राजनीतिक मुसलमान हैं। चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को, आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था, उनके ऊपर लगाम लगेगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं। एक पहले ऐसे वजीर आजम इस देश को मिले हैं जो सभी तबके के बारे में, सभी प्रांत के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। और मोदी जी की ही हिम्मत है और लगन है और जो अध्ययन है, ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वह बिल संशोधन लेकर आए हैं। वो बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के गांव में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल इस गांव में लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे थे, मगर अचानक वक्फ ने गांव पर अपना दावा कर दिया। अब यहां के लोगों में उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो पूरे देश में एक जश्न का माहौल है इस बिल को लेकर। रुकेंगे यहां बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम वीडियो कॉल के जरिए आपको देना चाह रहे हैं कि ये जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल, वो है क्या, क्या कुछ इसके उद्देश्य हैं, पुराने बिल में क्या कुछ था और अब जो नया बिल लाया गया है उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। विस्तार से इस बात को आप देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए, इन्फोग्राफिक्स के जरिए। इसलिए हमने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक सशक्त जीवन सुनिश्चित विकास, ये कहा जा रहा है कि आपका विकास, मुस्लिम समुदाय का विकास जो है वो सुनिश्चित है। इसलिए इस विधेयक का क्या उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इस पर निगाह डालते हैं। तो ये कहा गया कि वक्फ की जो संपत्तियों हैं उनका लाभ जो सही लोग हैं उन तक पहुंचे, ये इस बिल का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो व्यक्ति, जो सही व्यक्ति हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी गरीबी कम करना, और कैसे कम होगा हम आपको आगे बताएंगे। तो ये कि गरीब मुसलमान जो हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी अलग अलग तबके के लोग हैं जो कि गरीब हैं, तो उन तक ये कैसे लाभ पहुंचे इस बिल के जरिए, ये उसका उद्देश्य है। वक्फ संपत्तियों से गरीबों को शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा का अलग जगाना इस सरकार की प्राथमिकता रही है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसलिए भी इस बिल के जरिए शिक्षा का हक, शिक्षा का अधिकार सबको मिले, और इसके जरिए, इस बिल के जरिए इसको प्रावधान इसका किया गया है। गरीबों के लिए कम लागत वाले आवास बनाना इस बिल के जरिए, और वक्फ के जो संपत्तियां हैं उसके जरिए हम कैसे उन गरीब लोगों के लिए उनके घर बना सकते हैं, उनके आवास बना सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य है। अगला कि वक्फ संपत्ति पर क्लिनिक और अस्पताल से सस्ती है वो स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि कम से कम, चूंकि सरकार की तो अलग योजनाएं हैं, लेकिन इसके जरिए भी आपको एक उचित और सस्ती दर पर और सुलभ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपको मिल पाएंगी। अगला उद्देश्य गरीबों को रोजगार दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। आप उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका जीवन काफी बेहतर हो सके, ये इसका उद्देश्य है। इन संपत्तियों से, वक्फ संपत्तियों से भ्रष्टाचार, करप्शन को दूर करना, बहुत बड़ी बात है कि इसको लेकर कई सारी बातें हुई, करप्शन का ये एक अड्डा बन चुका है, उसको दूर करना ये इसका उद्देश्य है। वक्फ प्रबंधन की पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था बनाना, एक ट्रांसपेरेंसी इसमें लाना, ये भी एक जरूरी है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी लाते हैं तभी भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। अवैध कब्जा, इलीगल जो कब्जा करके बैठे हैं लोग, उसकी भूमि को फिर से हासिल करना और उसके बाद फिर इस पर विकास के काम करना, ये तमाम उद्देश्य हैं इस बिल के। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल पोर्टल में डालना कि कहां पूरे देश में कहां पे इस तरह की संपत्तियां हैं, वो आपको एक पोर्टल के जरिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डिजिटल पोर्टल पे इन तमाम डेटा को डाला जाएगा। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारियों को शक्ति देना,
तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये शक्ति देना कि कहां कहां पे इनकी सुरक्षा, जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनको शक्ति प्रदान करने का जो काम है वो भी इसका प्रावधान है। तो ये कुछ अहम विधेयक और इसके जो प्रावधान है। अब ये आ जाइए कि ये जो 2025 का ये जो विधेयक है इसको लेकर कई भ्रम फैलाए गए कि इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें बातें गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ भ्रम फैलाया गया, इसलिए हमने इसके अलग से एक बनाया कि भ्रम और इसकी सच्चाई क्या। तो पहला भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मस्जिद के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सरकार हस्तक्षेप करने जा रही है, लेकिन सरकार ने आज साफ कर दिया कि मस्जिद के प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि सिर्फ यह भी कहा गया इसमें कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के प्रबंधन का ये एक विषय है, यानी कि वक्फ के प्रॉपर्टी का ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि धार्मिक व्यवस्था में आप हस्तक्षेप करेंगे, सरकार मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम के जो धार्मिक व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया, सच्चाई ये कि धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना इस पूरे बिल का नहीं है। तीसरा भ्रम यह फैलाया गया कि बिल में जेपीसी के सुझाव को शामिल ही नहीं किए गए। इतने लोगों ने सुझाव दिया, उसको सरकार ने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि बिल में जेपीसी के कई सुझावों को शामिल किया गया है। आपको बताएंगे वो तमाम सुझावों को शामिल किया गया है और इस बिल में वो परिलक्षित भी किया गया है। चौथा ये कि मस्जिद और दरगाह छीन लेगी सरकार। यह भी एक भ्रम फैलाया गया लोगों की तरफ से कि जो मस्जिदें हैं, जो दरगाह हैं, वो सरकार उसको छीनने का काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो सरकार के पास रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब कि कोई छीनने का कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। फिर यह फैलाया गया भ्रम कि कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पुराने टाइम से होगा, लेकिन सरकार ने यह कहा कि ये जो कानून है 2025 का वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा। आगे के जब ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद से लागू होगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव कोई लेना देना नहीं है। भ्रम ये कि कानून जमीन छीनने का काम करेगा, जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इसको लेकर कई बातें की गई, लेकिन सच्चाई ये कि कानून वक्फ जमीन के प्रबंध का है, उसके मैनेजमेंट का है, छीनने का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ भ्रम और इसको लेकर सच्चाई ये जानना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अब आ जाएगी पुराने और नए वक्फ कानून की तुलना हम अगर करें, क्या कुछ था 1995 में और अभी 2025 वाले, एक एक करके। वक्फ में केवल मुस्लिम सदस्य, ये 1995 के बिल में था और कानून में, और अभी जो लाया गया है उसमें यह कहा गया कि वक्फ का मनमाना अधिकार खत्म किया गया है। उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता सकता है, लेकिन अब वक्फ का मनमाना अधिकार को खत्म कर दिया गया है। जो एक अधिकार चल रहा था, उस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। आदिवासियों के लिए कोई अधिकार, उसमें कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें आदिवासियों के लिए अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। आप उन एरियाज में इस तरह की वक्फ संपत्ति को आप न हड़प सकते हैं, न कुछ उसका दावा कर सकते हैं। जांच में वक्फ बोर्ड को ही अधिकार उसमें दिया गया था पुराने वाले कानून में, लेकिन नए कानून में जांच का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कि वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया। विवाद हल करने का अधिकार वक्फ जो प्राधिकरण था उसको इसमें था 1995 वाले कानून में, लेकिन इसमें विवाद हल करने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया है। तो ये तमाम जो बदलाव है, आप देख सकते हैं कितना प्रोग्रेसिव ये बदलाव है इस कानून के जरिए। पहले किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया, किसी भी जमीन को आप कर सकते थे, ये कानून था, लेकिन अब गरीबों के लाभ के लिए किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब किसी भी संपत्ति को आप मनमाने तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। पुराने कानून में डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन अब इस कानून में इसकी व्यवस्था की गई है। सभी संपत्तियों का 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो सारी चीजें डिजिटल पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएंगी। पहले यह था कि ऑडिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि किस तरह से पूरे देश में वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अब ऑडिट की व्यवस्था के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि एक रेगुलर इंटरवल पे पूरे वक्फ की संपत्ति जो पूरे देश में उसकी ऑडिट होगी। महिलाओं का उसकी कोई जगह थी ही नहीं पहले पुराने वाले कानून में, लेकिन अब महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है कि रीजन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उसमें कितनी महिलाएं होंगी। विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ महिलाओं के लिए उसमें कोई, ये तमाम चीज़ें, खामियां देखिए, इन्हीं खामियों को दूर करने की कोशिश इस बार के कानून में विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ महिलाओं को भी खास इंतजाम की व्यवस्था की गई है 2025 के कानून में। तो ये कुछ तुलना हमने बताया कि 1995 और 2025 में अपील अगर कोई करता था तो अपील के मामले में हाई कोर्ट का दखल उतना नहीं था, थोड़ा सा दखल हुआ करता था, लेकिन इस बार के कानून में अपील के मामले में हाई कोर्ट को अब पूरा अधिकार दे दिया गया है कि जो अपील आपके पास आता है अब उसमें आप अपने तरीके से, हाई कोर्ट उसमें एक फैसला दे सकता है, अहम फैसला दे सकता है, जो कि मानना पड़ेगा।
तो ये कुछ अहम बातें इस बिल को संबंधित, भ्रम क्या थे, सच्चाई क्या थे, इसका उद्देश्य क्या है, इन तमाम बातों की हमने चर्चा की इस ग्राफिक्स के जरिए। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इससे जुड़ी जो चर्चाएं हैं और इसमें किस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी और मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण के लिए ये एक बिल है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी करने वाले हैं। इसको और भी आप बारीकी से समझिए और जानिए कि किस तरह से ये जो कानून है वो उनके लिए, मुस्लिमों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हमारा जो आज का विशेष है वो है कि वक्फ के प्रबंधन के लिए नई उम्मीद। जी हाँ, उम्मीद को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, इसका बताएंगे मीनिंग आपको। वक्फ के प्रबंधन के, मैनेजमेंट के लिए एक नई उम्मीद जगी है इस बिल के जरिए। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अजय वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस से। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे साथ दूसरे आप देख सकते हैं मोहम्मद अफजल जी हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं। मोहम्मद अफजल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जयराज जी। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद अफजल जी, मैं आप ही से करना चाहूँगा। और देखिए, 2013 की बात हुई, उससे पहले की हमने बात 1995 की बात बताई। इतनी सारी खामियां थी इस कानून में, और आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि देखिए ये तो सरकार ज़मीन को हड़पने की कवायद है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि स्पष्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट के लिए कानून है, उसके प्रबंधन के लिए कानून है। जो भी भ्रम फैलाया जा रहा था वो सारी बेबुनियाद बातें हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाने की शुरुआत जी, ये आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है मोहम्मद अफजल जी। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अजय वर्मा जी, जो कि कांग्रेस से हैं। अजय जी, आप लोग इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 2013 में आपकी सरकार जब थी, कितनी सारी खामियां और कितना कुछ आपने, सरकार ने कहा कि आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम किया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो काम होता ही था, क्योंकि वो। अफजल जी, आपके पास आ रहा हूं। आपकी आवाज चली गई थी, एक बार मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। जी बताएं अजय जी। देखिए एंकर महोदय, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का झूठ एक्सपोज हो चुका है। सरकार का एक ही टारगेट है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो। कैसे बताएं जरा। 1995 का बिल और संशोधन 96 देखिए कि अब ये कह रही है सरकार की 2 महिला रखने का प्रावधान है। 2 महिला का प्रावधान तो उसमें भी था, उसे पढ़ लीजिए जरा। ये मैं संसद में आज हमारे नेता गौरव गोगोई ने भी कहा, और मेरे पास भी कागज है, उसे पढ़िए। नंबर 1 ये झूठ बोला। नंबर दो झूठ और सुन लीजिए। झूठ नहीं बोला सर, झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान में 2 महिलाओं का प्रावधान है इस कानून में, ये उन्होंने कहा है। सर पहले नहीं,
2 महिलाएं अब नए जुड़ेंगी हर स्टेट से, जबकि ऑलरेडी 95 में प्रावधान था। दूसरा, 2009 में भाजपा 2099 से 4 तक बीजेपी की सरकार थी। 1999 ना बफ बिल याद आया ना बफ याद आया। ठीक है, उसके बाद 9 में मुख्तार अब्बास नकवी इनके राज्यसभा में नेता थे। इनका मैनिफेस्टो उठाइए भारतीय जनता पार्टी का, बफ के लिए हम बफ में ये करेंगे, गरीब मुसलमानों को देंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे। उस मैनिफेस्टो को आप देख लीजिए। 2011 में ए रहमान समिति बनी, जिसमें उन्होंने देश भर के मुस्लिम विद्वानों से चर्चा कर बफ से क्या समितियां थी, क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, और हमारी सरकार को बताया। मनमोहन सिंह जी ने 2013 में मनमोहन सिंह जी ने उस बिल में संशोधन करा। उस संशोधन के बिल में सहमति भारतीय जनता पार्टी और सारे अपोजिशन की थी और बिल संशोधन हो गया। 2014 में जब सरकार आई तो सरकार ने फिर झूठ परोसा कि हमने ये सारे के सारे बिल डिजिटाइजेशन कर दिए, डिजिटाइजेशन। चूंकि जेपीसी में जब ये चीज सामने आई, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी शपथ पत्र दिया कि साहब, जबकि आज तक डिजिटाइजेशन नहीं करा। सर्वोच्च न्यायालय में भी 19 में इन्होंने पत्र दिया। अच्छा, अब आप पुराने देखिए, रिपोर्ट कार्ड जब तक आप नहीं देखेंगे रिपोर्ट कार्ड है ना सर। आज सरकार ने सारा रिपोर्ट कार्ड ही तो रखने का काम किया। 1995 से लेकर 2013 तक सरकार ने क्या क्या, कांग्रेस ने क्या किया, ये सारा रिपोर्ट कार्ड आज किरेन रिजिजू जी ने रखने का काम किया है। मेरी भी सुन लीजिए सर, मेरी सुन लीजिए। 2014 में देश की सरकार और किस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। अब आप थोड़ा बीच में बोलने दीजिए जरा कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी लेकिन जीरो। मित्रों, 15 लाख खाते में आएंगे, अजय जी आप नहीं, सुनिए अजय जी, जीरो। अजय जी आप डेविएट मत होइए कि आप मेरे को नहीं, आप डेविएट हो रहे हैं, आप डेविएट मत होइए, आप टू द पॉइंट ये आइए कि 2013 में, बीते 10 सालों में 2004 से 2014 तक में इस कानून और इस कानून के में इतनी खामियां थी। क्या आपने, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के वोट के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की? क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, केवल इसलिए कि अब आ रहे हैं बिहार के चुनाव, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं पुराना रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं कि 2016 में जब नोटबंदी करी गई, कहा गया मित्रों काला धन आप फिर नोटबंदी पे चले गए। लाखों लोग, अरे अजय जी मुद्दे पे रहिए ना, आप फिर क्यों नोटबंदी पे जा रहे हैं? आज मुद्दा वक्फ बिल को लेकर है, वक्फ की संपत्ति को लेकर है। उस संपत्ति से क्या हुआ, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। आपने, मैं वही बता रहा हूं। हाँ बताइए। इनका उद्देश्य ये है कि अयोध्या में 1382 एकड़ लैंड जो सरकार कांग्रेस पार्टी ने आर्मी के लिए दी गई थी, वो जमीन अपने परम मित्र अडानी को देकर उसमें से 2% बाबा रामदेव को और 2% श्री श्री रविशंकर को दे दिया। अगर आप बोलिए, अगर नहीं दी तो झूठ बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं आपको आपके पास नहीं, आपके पास कोई सबूत हो तो बताइए। आप ऐसे बोले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे ही नहीं झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, हम बाकियों को भी देंगे मौका। हमारे साथ एक मिनट, अब ठीक है। जो है ये बफ में जो किया जा रहा है, बफ की जमीन से गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा, केवल अपने परम मित्रों को, देश की चारों जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी जमीन को सरकार कब्जा करेगी। फायदा तो आपने, कांग्रेस ने किया, फायदा तो अपने लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया गया कांग्रेस की तरफ से। सर आवंटित कर दिया जाएगा और उनके लिए मोहम्मद अफजल जी, ठीक है अजय जी आप रुक जाइए। मोहम्मद अफजल जी, आप कैसे देखते हैं ये सारी बातें सरकार कह रही है कि बीते 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से डी नोटिफाई करके 123 जमीनों को वक्फ के हवाले कर दिया गया। दूसरी बात कि यह कहा गया कि वक्फ के पास जितनी संपत्ति थी बीते उस दौरान 10 वर्षों में सिर्फ उसमें 3 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, सिर्फ प्रॉफिट हुआ। कैसे देखते हैं आप इस पूरे बात को? देखिए, ये सब लोग भ्रम फैलाने की, कोई आर्थिक तरक्की नहीं हुई मुसलमानों की, कोई आर्थिक तरक्की नहीं हुई उनकी, शैक्षणिक तौर पर कोई तरक्की नहीं हुई। आपको बताऊं कि 1954 से जब से वक्फ एक्ट बना है और उसके बाद सारे इनके द्वारा जितने भी चेयरमैन लाए पूरे देश भर में, उन्होंने सिर्फ इन नेताओं को इस जमीनों को कब्जा करने 99 साल की उसमें दे दिया। अपने चाहने वालों को इन्होंने जो है मुतवल्ली बना दिया, मैनेजर बना दिया, दरगाहों का मैनेजर बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जो वक्फ
इसलिए बना था कि महिलाओं को, विधवाओं को, गरीबों को, अनाथों को जिस वक्त का फायदा होना चाहिए था, आज तक उसका 1 रुपया भी उन लोगों तक नहीं पहुंचा। ना कोई अस्पताल बना, ना कोई जो है स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, और ना ही कोई मतलब यतीमों के लिए कोई यतीम खाने बने। अजय जी आप सुन रहे हैं ना? अजय जी आप सुन रहे हैं ना? पढ़ लीजिए उत्तर प्रदेश में आप सुन रहे हैं कि नहीं अजय जी? 1000 स्कूलों को वक्फ से आर्थिक सहायता मिल रही है। एक पैसा आप लोगों ने खर्च नहीं किया गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए। उत्तर प्रदेश में हमने से क्या मतलब, सरकार बना के दिए वक्फ में उत्तर प्रदेश से कई सौ कई हजार स्कूलों को उसका संचालन करा जा रहा है। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जितने आप बताइए ना, कितनी महिलाओं को फायदा पहुंचाया, बताइए। कितने स्कूल बनाए, कितने आपने यतीम खाने बनाए, कितने आपने वो जो है जमीनों का अधिग्रहण करके आपने कितने लोगों को हॉस्पिटल बनाया। बताइए अजय जी, बताइए क्या किया आपने, आपकी सरकार ने 10 वर्षों में क्या किया? एक भी काम नहीं किया मुसलमानों के लिए, उनकी तरक्की के लिए। हमारी सरकार सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोगों ने की। जनता पार्टी जो है, जो हमारे मोदी जी, अरे तो ये मुस्लिम स्कॉलर है, बीजेपी के प्रवक्ता है, ये तो पता चले। ये प्रवक्ता नहीं है, ये सही बात बोल रहे हैं किस तरह से इस बिल के जरिए प्रावधान किया गया है। ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो नीति थी, सबका साथ, मेरे कार्यकर्ताओं, बीजेपी का विकास और सबका विनाश, ये नारा था। असली तो असली नारा ये था। अब इन्हें नॉलेज नहीं है बेचारे, मैं क्या कहूँ। ये उठा के लेके वक्फ उत्तर प्रदेश में 1000 स्कूलों को संचालन कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है। वो आंकड़े उनके पास होंगी, देख लीजिए जमीनें हैं कहाँ, जिस वक्त बोर्ड को ये कहते हैं कि हमारे पास रेलवे और जो है मिलिट्री के बाद जो है सबसे ज्यादा जमीन अगर वक्फ मुसलमानों के वक्फ के पास है, आज उनके पास जमीन है कहाँ? आप लोगों ने डुबो दी सारी जमीनों को। आज ये सरकार आ रही है और वो सोच रही है कि गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। जो सच मायने में वक्फ की जो रूह है उसके हिसाब से जो करना चाहिए ना, वो सारा आज ये सरकार कर रही है। आप लोगों को कम से कम इस बात का एतराफ करना चाहिए और आपको और हमारे देश को इसका स्वागत करना चाहिए कि ये जो हो रहा है वाकई में सच मायने में आज जो मुस्लिम समाज के लिए और देश के लिए जो लाभकारी है। आज जो जमीनें पड़ी हुई है, जो कब्जे हुई हुए, और जो हमारे जो है उनको जो है वापस लाना है। सबसे बड़ी बात जो सरकार जिस तरीके से मैंने देख रहा हूँ सुबह से और सब मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे मालूम है कि ये सरकार जिस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहती है, जिस तरीके से पूरे वक्फ एक्ट के हिसाब से लोगों को लाना चाहती है, जिन लोगों को लाना चाहती है और किस तरीके से क्या महिलाओं के लिए कितना क्या है, ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि वक्फ की जमीन का सच मायने में जो रूह है उसकी। ठीक है अजय जी अफजल साहब आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या नहीं किया और ये सरकार क्या कुछ कर रही है मुसलमानों के लिए, आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। मैंने बहुत ध्यान से इन्हें सुना जी। ये बोलते रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है अफजल जी आप रुक जाइए। अफजल साहब आज गरीब है, आज मुसलमान गरीबी की रेखा से ठीक है, मैं आ रहा हूँ मदन मोहन जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। मुसलमान गरीबी अफजल भाई जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। अरे आप आईना दिखाने का काम कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं अजय जी आप सुन लेते हैं। जी अजय जी बताइए, क्यों नहीं आप लोग ये सब करते? बताइए, सीधा सवाल आपकी तरफ। अगर वक्फ की जमीनें मुसलमान को मिल जाती तो आज मुसलमान दरिद्रों की जैसी जीवन न जीता। आज उसका जो बुरा हाल है, आज वो दूसरे की तरफ। अच्छा अफजल भाई ठीक है, आपकी बातें हो गई, अब बाकियों को मौका। अफजल भाई सुन लीजिए। हाँ अजय जी आप जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं फिर मदन मोहन के पास जी जाऊंगा। नहीं देखिए, ये जो एक सीडी भाजपा की शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में बैठ के आईटी सेल बीजेपी से आप जवाब नहीं दे रहे, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं अजय जी इस तरह की बातें मत कीजिए, वो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुखौटा है। काम और धंधा ये है कि भाजपा जो आदमी अपनी कौम का नहीं हो सका वो सरकार का क्या होगा। आप मुद्दे पे नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है अजय जी। मदन मोहन जी एक मिनट कि देश की सिवाय इसके कि भाजपा के झूठ और प्रोपोगंडा को फैलाइए और इनके प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाइए। सरकार का कोई एजेंडा आप अजय जी इसका मतलब कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अपने 4 मित्रों को देना। ठीक है मदन मोहन जी आपने सुना, आपने हमारे मुस्लिम पक्ष भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हैं जी, कैसे देखते हैं आप? एक मिनट आप रुक जाइए अजय भाई, रुक जाइए
हाँ जी, मैं दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा हूँ। मैंने आज पार्लियामेंट में डिबेट भी सुनी है, दोनों पक्षों की सुनी है, सरकार की बात भी सुनी है और जो अपोजिशन ने बोला है उसका भी सुना है और गंभीरता से उसका विश्लेषण करने के बाद मेरा ये मानना है कि देखिए वक्फ बोर्ड में पहले भी संशोधन हुए हैं, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर एक बार सरकार फिर से संशोधन कर रही है और सरकार ये कह रही है कि हम इस प्रगति के लिए ला रहे हैं, इस उद्देश्य के लिए प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव बिल है, हम उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनके लिए करना चाहते हैं, तो पहले तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को देखा जाना चाहिए, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो आप करके भी दिखाइए। बिल्कुल अपोजिशन को चाहिए कि बजाय इसमें कोई रोड़ा अटकाए, अपोजिशन को ये इस बात की जिम्मेदारी सरकार पर डालनी चाहिए कि हम आप पर वाच रखेंगे, आप जो कह रहे हैं इसका बेहतर उपयोग करके दिखाइए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं अगर इसी की बात करूं, यूपीए सरकार की बात करूं, तो सच्चर कमेटी बैठी थी मुस्लिमों के कल्याण के लिए, उनकी स्थिति को जानने के लिए। तो सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा था वक्फ की जो संपत्ति है, उसकी जो जमीनें हैं, अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल हो जाए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, 12,000 करोड़ रुपए से की इनकम इससे हो सकती है और उससे मुस्लिम वर्ग के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सिफारिश थी 2006-07 की, लेकिन आज 2025 है, तो वो 12,000 करोड़ रुपए का मतलब समझिए कि आज और भी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर इतना पैसा उस जमीन से आ जाए जो सिर्फ 163 करोड़ रुपया आ रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना मदन मोहन जी, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि कांग्रेस की सरकार यूपीए के दौरान यूपीए की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, मुसलमानों के उत्थान के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो आपकी सरकार की रिपोर्ट थी, जो कमेटी आपने खुद बिठाई, उसी कमेटी की सिफारिश पर आपने बहुत सारा कोई अमल नहीं किया, उसी कमेटी की सिफारिश को आपने गंभीरता से नहीं लिया। अब उसी कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ये सरकार काम कर रही है, तो क्यों उसमें रोड़ा अटकाया जाए? तो मुझे लगता है कि राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है और जो रियलिटी है, जहां पर काम करने की जरूरत है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हर कोई जानता है कि जो वक्फ की जमीन है उसका किस प्रकार से मिसयूज होता है, उसका किस प्रकार से उस पर कब्जे हो रखे हैं। 50,000 से भी ज्यादा जमीनें हैं। पहले तो स्थिति ये थी, जो कि आज सरकार ने भी कहा कि आप कोई भी वक्फ की तरफ से बोल दिया था कि ये जमीन अब हमारी है, अब उनकी जमीन हो गई, ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी। लेकिन अब इस पूरे इस कानून में तो अब लाया गया ना कि आप मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को आप ये नहीं कह सकते कि ये वक्फ की संपत्ति है। जी नहीं, इसके अलावा जो 50,000 जमीनों पर कब्जे हो रखे हैं और जो वक्फ बोर्ड जो पैसा कमा रहा है, जो 163 करोड़ रुपए उसके पास आ रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा मुकदमे पे ही खर्च हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अब आप देखिए, तो आप मुस्लिमों का कल्याण कहाँ का हो रहा है? जबकि जिन लोगों ने ये जमीन वक्फ को दान दी, उनका उद्देश्य ये था कि उनकी जमीन का एक बेहतर उपयोग हो, मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उनके इस्तेमाल, उनके भले के लिए हो, लेकिन वो कहीं नहीं हो रहा है और ऊपर से उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। तो ऐसे में जो नया कानून आ रहा है, तो वो भ्रष्टाचार खत्म करेगा, पारदर्शिता लाएगा और जो संपत्ति है उसका एक बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। मुझे लगता है कि ये बिल इसकी गारंटी तो देता है। तो अजय जी, ऐसे में जब सच्चर कमेटी आप ही के दौरान बनाई गई थी, इस कमेटी की रिपोर्ट को तो झुटला नहीं सकते हैं। कहा गया कि अगर इस ठीक तरीके से मैनेजमेंट हुआ होता उन तमाम जमीनों का, तो 12,000 करोड़ रुपए उस टाइम में इसका प्रॉफिट होता, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। 50,000 जमीनों का अब ये चर्चा मेरे पत्रकार बंधु कर रहे थे। जरा इनसे लिस्ट तो ले लीजिए कि 5 जमीनों की लिस्ट दे दे कब्जे की। अभी दूध का दूध, और इनसे पूछिए 5 कौन सी जमीन है जो अवैध कब्जे कर रखे हैं। इनसे कह दिए सारे गूगल खोल ले और 5 कब्जे की लिस्ट निकाल के दे दे। 50,000 की तो जब लिस्ट देंगे। 8 लाख जो जमीन है उसमें से 50,000 जमीनों का जिक्र संसद में हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोला। और आप ही के, अब आप तो बेचैन हो जाते हैं, सत्यता सुनते नहीं। जो पुराने लीडर रह चुके हैं, जो अभी गवर्नर है बिहार के, मैं जो कह रहा हूँ वक्त की 90% दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा और सुन लीजिए, ये सरकार मेन मुद्दों से, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, चुनावों में मुद्दों से छुपाने के लिए, देश में महंगाई को छुपाने के लिए, किसानों के काले कानून से जो एमएसपी को बढ़ाने की, उससे छुपाने के लिए, सरकार की घेराबंदी विपक्ष करे, उसको किसने रोका है? पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर रहा? बेरोजगारी पर विपक्ष का काम है। इनका कोई मतलब नहीं है कि किसी को फायदा हो या नुकसान हो, केवल अपने मित्रों को वो जमीन देना चाहते हैं। ये आप तय कर लीजिए। अब 1382 जो एकड़ जमीन दी है अयोध्या में, जरा उसे वापस लीजिए। मुझे अजय जी देखिए, अडानी साहब को दी गई है। अजय जी मुझे एक चीज बताइए। अजय जी, मेरा सवाल आप मित्र मीडिया है, आप मानेंगे नहीं। आपसे आपकी सरकार, अजय जी, अरे आपके साथ ही, आपके पैरेलल ही बैठे हैं अफजल भाई, आपके साथ ही तो बैठे हैं आज डिबेट में, डिस्कशन में।
वो बता रहे हैं इसकी क्या कुछ खूबियां हैं। देखिए, मैं आपका तो जवाब दे सकता हूँ एंकर महोदय। मैं जो कुछ अनपेड एंकर है उनके सवालों का ना मैं जवाब सुनना चाहता ना मैं देना चाहता। ये मुखौटे चेहरे हैं, सेल कंपनी है, ये अपनी कौम के नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे? आप इनके सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं अजय जी। मेरे पास कोई इनके सवाल ही नहीं है। ये IT सेल से लिखा हुआ ले आए हैं। देश की सरकार का उद्देश्य इन्हें पता नहीं है कि किस तरह से हिंदुस्तान में व्यापार खत्म हो गया, GST से छोटे व्यापारी मर गए, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अजय जी आर्थिक असमानता कहां पहुंच गई? मुद्दा आज कुछ और है। मुद्दा आज वक्फ संशोधन बिल पे आज हम बात कर रहे हैं। लोगों को आश्रित कर दिया, नौकरी मांगी गई। चलिए ठीक है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है। हमारे पास समय इतना। एक आखिरी कमेंट मदन मोहन जी, एक आखिरी कमेंट कि ये जो सरकार कहे कि प्रोग्रेसिव बिल है, एक संक्षिप्त में आपसे जानकारी कि ये किस तरह से मुसलमानों के इस पूरी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, 2 लाइन में सीधी सी बात है कि जो वक्फ की संपत्ति है और वो अथाह संपत्ति है, उसकी सीमाएं बहुत हैं, उसका मैनेजमेंट लेकिन अभी अच्छा नहीं है। तो सरकार अगर ये कहती है कि हम उसका इस बिल के जरिए नए प्रावधान जोड़कर उसके मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं, प्रभावी कर रहे हैं, उसमें जो लूप होल है उनको दूर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए। पहले भी संशोधन हुए, अब फिर सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है सरकार को मौका दिया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो 4 साल बाद हम भी, मीडिया भी सरकार को पकड़ेगा, अपोजिशन भी सरकार को पकड़ेगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार करे न करे, लेकिन विपक्ष तो चाहे तो जिस मुद्दे पे लग रहा है सरकार की कमी है, उस पर सरकार को घेरे किसने रोका है? किसी ने रोका तो है नहीं। अगर सरकार, आप विपक्ष को लगता है कि सरकार किसी मुद्दे पे फेल हो रही है, तो उसको उसके मुद्दे को उठाए, उसे किसने रोका है? कि ऐसा तो नहीं है कि आप उस मुद्दे की वजह से सरकार को दूसरा काम करना बंद कर दे। लेकिन मोटी बात मदन मोहन जी, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनके शैक्षणिक, उनकी आर्थिक तरक्की के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में इस कानून को, इस बिल को लाया गया है। समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अजय जी कांग्रेस की तरफ से, मोहम्मद अफजल जी आपका भी, और मदन मोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पीएम मोदी गुरुवार से 2 दिवसीय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक देशों की बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है और इस बैठक की मेजबानी थाईलैंड की ओर से की जा रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया है। In BIMSTEC.
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के नेता सहयोग को और गति प्रदान करने के तरीकों और साधनों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक में कई पहल कर रहा है। इनमें सुरक्षा बढ़ाना, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना, भौतिक, समुद्री और डिजिटल संपर्क स्थापित करना, खाद्य, ऊर्जा, जलवायु और मानव सुरक्षा में सहयोग करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात करेंगे। The Prime Minister will hold bilateral meetings with the Prime Minister of Thailand, Ms. Paetongtarn Shinawatra. They will review the progress in the entire gamut of bilateral relations and ways to add greater momentum to the India-Thailand bilateral partnership, and also exchange views on the regional and multilateral issues. They will also witness the signing of several bilateral documents. भारत और थाईलैंड समुद्र के जरिए सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध है। भारत के लिए यह मंच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटना, ये बहुउद्देशीय केंद्र बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द बिम्स्टेक का ताना बाना बुना गया है। और भारत कैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश और दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक सूत्रधार के रूप में बिम्स्टेक के लिए काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और इस बार के बिम्स्टेक सम्मेलन में जब बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा तो देखना ये होगा कि आने वाले सालों में बिम्स्टेक मल्टीलैटरल फोरम्स पर अपनी मौजूदगी को कैसे दर्ज करवाता है। कैमरामैन सेंट्रल के साथ आंचल गुलाटी गुम्बर, बैंकॉक, थाईलैंड बिम्स्टेक समिट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाली है। यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा बहुत तेजी से जारी है। इस पहल के तहत भारत ने अब तक 6 विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों की मदद से 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री म्यांमार को भेजने का काम किया है। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2700 से अधिक हो गया है। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार के नेपिदो में बुधवार को एक ढही हुई होटल की इमारत के मलबे से 26 वर्षीय एक होटल कर्मचारी को बचा लिया गया। भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2719 हो गई। लगभग 4521 लोग घायल हुए और 441 अभी भी लापता हैं। वहीं म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। इस पहल के तहत भारत ने अब तक 6 विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों की मदद से 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है। वहीं मंगलवार को भारत ने C-130J विमान से 16 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी, जिसमें टेंट, जनरेटर, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ और आपातकालीन दवाएं शामिल थीं। ऑपरेशन ब्रह्मा के हिस्से के रूप में
भारतीय सेना ने म्यांमार के मांडले में 200 बिस्तरों वाला एक पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल स्थापित किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता मिल रही है। यहाँ एक उन्नत ऑपरेशन थिएटर और महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से लैस सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। और न्यूज नाइट के आखिर में आपको दिखाते हैं देश की कुछ जरूरी महत्वपूर्ण खबरें। जल्दी जल्दी में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने बुधवार को भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने भारत को प्राथमिकता वाला साझेदार बताया और दक्षिण सहयोग में उसकी भूमिका की सराहना की। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सीमा में बुधवार को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी महिला नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारी गई महिला नक्सलियों की शिनाख्त ममता और प्रमिला के रूप में की गई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। 2013 के जयपुर बम ब्लास्ट की घटना को 2022 में दोहराने की साजिश करने वाले फरार आतंकी फिरोज को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से फरार चल रही मोस्ट वांटेड आतंकी फिरोज पर 5 लाख का इनाम था। रतलाम पुलिस ने फिरोज की गिरफ्तारी की सूचना NIA को दे दी है। NIA इस आतंकी की लंबे समय से तलाश कर रही थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित सुलभ ग्राम में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक स्मारक केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक की जयंती पर उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मंगलवार की बड़ी गिरावट के बाद दोनों प्रमुख इंडेक्स तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में 593 अंकों की बढ़त रही और ये 76,617 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167 अंक बढ़कर 23,332 के लेवल पर बंद हुआ।